हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो में हमने 6 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उस 6 चैप्टर का हमने परिवर्तन में से एक परिवर्तन कंप्लीट किया था, फिजिकल चेंजेज, भौतिक परिवर्तन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उसी परिवर्तन का सेकंड पार्ट है और वो है केमिकल चेंजेज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के लिए हमने जो बातें पढ़ी थी, रंग, आकार, अवस्था, उत्क्रमणीयता, स्थायित्व, स्थायी कि अस्थायी, नया पदार्थ, वही चीजें किसके लिए अप्लाई होगी? रासायनिक परिवर्तन के लिए। लेकिन जो चीज भौतिक परिवर्तन के लिए थी ना, वो आपको रासायनिक परिवर्तन के लिए उल्टा करना है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। देखो कैसे, पढ़ने से पता लगेगा। देखो, रासायनिक परिवर्तन के लिए पहला पॉइंट है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक गुणों में नहीं। भौतिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन तो किस में हो रहा था? भौतिक गुण में। और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो उसका उल्टा ये हो गया। दूसरी बात, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय मतलब किसी पदार्थ को पुरानी अवस्था से अगर आप नई अवस्था में लेके जा रहे हो तो वापस नई अवस्था से पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल थे, उत्क्रमणीय। ये इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है। तीसरा पॉइंट, अभी मैं एग्जाम्पल लेके सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं मतलब इनके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल स्टेबल होगा, वापस रिएक्टेंट या क्रियाकारक में नहीं लाया जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है, ठीक है। ये सारी बातें हैं किसके लिए? रासायनिक परिवर्तन के लिए। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ या न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कार्बन की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, तो क्या बना? आप अच्छी तरीके से जानते हो, CO2। क्या बना? CO2। और ये कोई अलग से अभिक्रिया नहीं करवाई। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं ना, मोमबत्ती, मान लो हमने एक कैंडल जलाई, ये एक क्या है? मोमबत्ती, ठीक है। अब मोमबत्ती के अगर धागे की बात करूं या मोमबत्ती के वैक्स की बात करूं, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा। तो वस्तुओं को जलाने के लिए आप क्या कर रहे हो? इस कार्बन को जला रहे हो। कार्बन, अब मोमबत्ती में जो धागा है ना वो भी कार्बन का बना हुआ है, और ये जो मोम है ना, वैक्स, ये भी कार्बन से निर्मित है। तो आपको कार्बन को जलाना है। मोमबत्ती क्यों जलाते हो? उजाले के लिए। कार्बन को जलाना है, लेकिन वस्तुओं को जलाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी होती है? वस्तुओं को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस उपयोगी होती है। तो कार्बन को जला रहे हो किसकी उपस्थिति में? O2। जब ये जलने लग जाएगी, जब मोमबत्ती जलने लग जाती है, तो बताओ धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? और वो धुआं कोई और चीज नहीं है, वो धुआं CO2 है। मतलब मोमबत्ती को जलाकर आपने एक नया पदार्थ बना दिया, और वो नया पदार्थ कौन सा है? CO2। पहले थी क्या CO2? थी क्या? नहीं थी ना। मोमबत्ती थी, इसको जलाकर आपने एक नई चीज बना दी
और वो क्या बना दी, CO2 बना दिया। तो CO2 इज ए न्यू सब्सटेंस, CO2 इज ए न्यू प्रोडक्ट। ये एक नया पदार्थ है जो बना है मोमबत्ती के जलने पर। अब आप ये चीजें अप्लाई करो, वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक गुणों से मतलब होती है एक नई चीज बन रही है, एक नई चीज सामने आ रही है, इसके आकार अवस्था में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब यह है कि ये मोमबत्ती पूरी जल जाएगी और जलकर राख हो जाएगी, धुआं बन जाएगा। क्या इस धुआं से आप वापस ये मोमबत्ती ला सकते हो क्या? ये जो CO2 है इससे वापस कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय नहीं है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। स्थायी का मतलब, अब ये जो चीज बन गई ना, ये CO2, ये बिल्कुल स्थायी है, इसको किसी अन्य चीज में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो CO2 एक परमानेंट पदार्थ बन चुका है, स्थायी है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, वो तो दिख ही रहा है, एक नया पदार्थ बन गया। और एग्जाम्पल लूं मैं, दूध का दही बनना, दूध से दही बनना। तो देखो दूध से क्या बना, दही। बताओ नई चीज बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी। दही को वापस दूध में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। दही स्थायी है कि नहीं है? मतलब दही से वापस दूध बना सकते हो? या अगर ये अस्थायी होता तो दही को वापस चेंज किया जा सकता था किसमें? दूध में, लेकिन ऐसा नहीं है। दूध से एक नई चीज बना दी हमने, वो क्या है? दही। ठीक है, दूध से या फिर दूध से आप पनीर बना लो। तो पनीर पहले था क्या? एक नई चीज बन रही है ना, तो एक नई चीज बन गई। जैसे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है पौधों में। पौधों में क्या बना? भोजन। कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। तो बताओ पौधों ने एक नया ही चीज बना दिया, भोजन बना दिया। इस भोजन को वापस लाया जा सकता है क्या? नहीं लाया जा सकता। ये बिल्कुल एक स्थायी पदार्थ बन चुका है। तो समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसे भी हैं, कुछ आपको ऐसे भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं जिनमें दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं, और वो परिवर्तन है ये मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। जैसे मैं क्वेश्चन करूं कि बताओ रे मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, फिर आप बोलोगे सर रासायनिक। रासायनिक तो है, लेकिन ध्यान रखना ये भौतिक परिवर्तन भी है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती का आकार कम होता जा रहा है, और अगर आकार में परिवर्तन होता है तो डेफिनेट है वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे दृष्टांत आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, भोजन को चबाना। भोजन को चबाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जैसे ही भोजन को मुंह में चबाओगे तो सिर्फ जो निवाला आपने मुंह में डाला है ना, उसके छोटे टुकड़े कर दिया आपने, भोजन का आकार बदला है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे मुंह में आपने भोजन डाला, वो पहले भी बाहर भी रोटी थी, अंदर भी रोटी है, वो कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो भोजन को चबाना एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि भोजन का पाचन, हाँ अब आप कह सकते हो कि भोजन का पाचन तो आमाशय से छोटी आंत में होता है, वहां तो एक नया पदार्थ बन चुका है। प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो चुका है, और वसा ग्लिसरॉल में चेंज हो चुकी है। तो वहां पर आप जरूर कह सकते हो कि एक नया पदार्थ बना है। तो भोजन को चबाना भौतिक परिवर्तन, और भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। आप तो इतना सा माइंड लगाना कि नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे गीले कपड़ों को सुखाना भौतिक परिवर्तन है, वापस भी तो गीले कर सकते हैं, वापस सूख जाएंगे। कपड़े कपड़े ही हैं, कपड़े से कोई अलग चीज तो बनी नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक था परिवर्तन का, समझ में आ गया होगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम एक बहुत लेंथी यानी कि बहुत बड़े टॉपिक की ओर जा रहे हैं, और वो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। ओके, देखो टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। देखो जैसे मैंने एग्जांपल डाल दिया, C+O2 क्या बना, CO2, Na+Cl क्या बना, NaCl। तो ये भी एक रासायनिक समीकरण है, ये भी एक रासायनिक समीकरण है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन कैसे दोगे, चलो एक ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। देखो रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हो, नो चेंज, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे। डेफिनेशन में हमेशा कहता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि डेफिनेशन कभी भी रटी नहीं जाती है। जरूरी नहीं आप बुक की डिट्टो कॉपी छाप के आओ, आप अपने मन से लिखो, लेकिन चीज आनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो डेफिनेशन तो बनाई जाती है, डेफिनेशन तो बनाई जाती है। तो देखो इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, ये एक अभिक्रिया नजर आ रही है ना आपको। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं को या तत्वों को प्रतीकों के साथ संयोजित किया जाता है, ये लो, वह अभिक्रिया जिसमें तत्वों एवं परमाणुओं को प्रतीकों के साथ संयोजित किया जाता है या प्रतीकों के साथ प्रदर्शित किया जाता है, संयोजित किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ रही है। वह भी क्रिया जिसमें तत्व है, कार्बन तत्व ही तो है या परमाणु भी बोल सकते हो, कार्बन परमाणु। वह भी क्रिया जिसमें तत्व एवं परमाणुओं को प्रतीक, कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का प्रतीक O, ठीक है। तो प्रतीकों के साथ संयोजित या प्रतीकों के साथ प्रदर्शित करना, सॉरी संयोजित वर्ड मत करो, प्रतीकों के साथ प्रदर्शित, प्रतीकों के साथ प्रदर्शित करके संयोजित करना, प्रदर्शित करके संयोजित करना। अब ये बिल्कुल बेटर डेफिनेशन है। प्रतीकों के साथ प्रदर्शित किया ना, और उनको संयोजित का मतलब जोड़ना, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ये तो थी रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन। अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। देखो ध्यान देना, पहली विशेषता, किसी रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया भी बोल सकते हो, रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, क्रिया कारक या अभिकारक या रिएक्टेंट, ठीक है। और दाईं तरफ लिखे जाने वालों को, जिनको दाईं तरफ लिखा जा रहा है, उनको हम बोलते हैं क्रिया फल या उत्पाद या प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने रिएक्शन डाल दी C+O2, मैं इजी रिएक्शन इसलिए ले रहा हूं ताकि समझ में आए, C+O2 CO2। तो देखो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में ये बायां पोर्शन है, ये दायां पोर्शन है, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो क्या कहलाते हैं, जो बाईं तरफ है, उन्हें हम क्रियाकारक बोलते हैं। कार्बन भी क्रियाकारक है, ऑक्सीजन भी क्रियाकारक है। या आप इनको क्रियाकारक बोलना नहीं पसंद करते हो तो इनको क्या बोल सकते हो, अभिकारक। कोई बोले सर मेरे को तो ये भी अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, रिएक्टेंट। इंग्लिश वर्ड है रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में लिखे जा रहे हैं, या तो क्रियाफल बोलो या उत्पाद बोलो या फिर प्रोडक्ट बोलो। ये लो दूसरा पॉइंट, आप इसी को देकर तैयार कर सकते हो कि क्रियाकारक और क्रियाफलों के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है।
क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में तीर का या एरो का निशान बनाया जाता है। हो गए 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारकों और क्रियाफलों की संख्या 2 से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर उत्पाद तो एक ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अभिकारक कितने 2 है ना, तो दोनों के बीच में धन का चिन्ह लगा दिया, मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया। क्रियाकारक एवं क्रियाफलों में क्रियाकारक एवं क्रियाफलों की संख्या 1 से ज्यादा होने पर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। इजी है बिल्कुल, इसको देख देख कर ही सारे पॉइंट बना सकते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया माइंड में सेट रखो, बाईं तरफ वाले क्रियाकारक, दाईं तरफ वाले उत्पाद, बीच में तीर का निशान। तीसरा पॉइंट, अगर संख्या 2 से ज्यादा है, 2, 3, 4, 5, तो बीच में क्या लगाना है, प्लस का निशान लगाना है। पॉइंट नंबर 4, देखो 4 पॉइंट ये है, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। रासायनिक संयोजन के 2 नियम पढ़ाए थे मैंने, रासायनिक केमिकल कंपोजिशन के 2 नियम, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। तो चौथा पॉइंट जो आपको बताना है ना, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण से मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। जैसे मैं एग्जांपल डालूं, C+O2, इधर क्या हुआ, CO2, मतलब जितना कार्बन क्रियाकारकों में था, जितना द्रव्यमान कार्बन का क्रियाकारकों में था, उतना ही द्रव्यमान किस में होगा, क्रियाफल में। मान लो इधर कार्बन था 12 ग्राम और ऑक्सीजन था 16 ग्राम, तो 12 और 16 कितने होते हैं, 38, 12 और 16 कितने हो गए, 38 ग्राम, 28 ग्राम, कितना हो गया, 28 ग्राम। तो इधर भी कितना बनेगा, 28 ग्राम। मतलब इधर कार्बन 12 ग्राम है ना, तो इधर भी कार्बन कितना रहेगा, 12 ग्राम। इधर भी ऑक्सीजन कितना रहेगा, 16 ग्राम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे क्रियाकारक हो चाहे क्रियाफल हो, उनके अंदर जो प्रयुक्त तत्व हैं, उनका जितना द्रव्यमान है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ना तो द्रव्यमान को कम किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इधर इनकी संख्या 28 ग्राम है तो इधर इनकी संख्या 38 ग्राम हो गई तो बढ़ गया, और बढ़ने का मतलब है ये नियम क्या हो गया, फेल। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों से बने क्रियाफलों में द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। कैन बी नाइदर क्रिएट और कैन बी नाइदर डिस्ट्रॉय ऑफ मास, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कितने पॉइंट हो गए, 4। अब देखो पॉइंट नंबर 5, जो पॉइंट नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में हमें ये करना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसको संतुलित करना है। मतलब देखो 5वां पॉइंट में इधर लेता हूं, जगह नहीं है।
5वां पॉइंट, देखो संतुलित वाला पॉइंट बाद में लेंगे हम, ठीक है, पहले छोटे छोटे पॉइंट ले लेते हैं। 5वां पॉइंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं क्रियाफलों की अवस्था दर्शाई जाती है, अवस्था प्रदर्शित की जाती है, अवस्था प्रदर्शित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, C+O2 क्या बना, CO2, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, कार्बन हमेशा कौन सी अवस्था में होता है, S, और S का मतलब है सॉलिड, ठीक है। ऑक्सीजन तो गैस है, तो गैस के लिए आप क्या लिखोगे, G। CO2 भी क्या है, गैस, तो इसके लिए भी क्या लिखोगे, G। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो आपको क्या करना है, क्रियाकारक और क्रियाफलों के नीचे उनकी अवस्था जरूर दर्शानी है। ये नियम है रासायनिक समीकरण का। मैंने लिखा ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं क्रियाफलों की अवस्था प्रदर्शित की जाती है। जरूरी है ऐसा करना, क्योंकि जब तक आप अवस्था नहीं बताओगे तब तक पता ही नहीं लगेगा कि कार्बन क्या था। कार्बन एस का मतलब है सॉलिड, सॉलिड का मतलब है ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये गैस अवस्था में, ये गैस। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे लिक्विड तो आया ही नहीं, उसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लें हम, CaO+H2O, और ये बन गया CaO का होल ट्वाइस। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड। ये पानी, और पानी आप जानते हो लिक्विड, और ये बनाना, ये चूने का पानी का सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाकर क्या बना दिया, चूने का पानी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो आप जानते हो, ठीक है, पढ़ा था ना क्षार के अंदर। तो ये है AQ, ये क्या है AQ, और AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। सुनो ध्यान से, S का मतलब ठोस, L का मतलब द्रव, G का मतलब गैस, और AQ का मतलब जलीय पदार्थ, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें पानी मिक्स है, तो ये जलीय विलयन है। ये क्या है, जलीय विलयन। आ रही बात समझ में, ये जलीय विलयन हो गया। तो ऐसे आपको किसी भी अभिक्रिया में, चाहे क्रियाकारक हो चाहे क्रियाफल हो, उनकी अवस्था जरूर दर्शानी है। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट। नंबर 6 देखो नंबर 6 ये है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, वो भी आपको एक चिन्ह के साथ दर्शानी पड़ती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता एवं अनुत्क्रमणीयता उत्क्रमणीयता एवं अनुत्क्रमणीयता को प्रदर्शित किया जाता है। ये अभी हमने पढ़ा जब हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे थे, कि मान लो अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीयता, देखो उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है, पहले तो मैं समझा दूं। उत्क्रमणीयता उत्क्रमणीयता का मतलब है यदि कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था से नई अवस्था में जाता है और वापस अपनी नई अवस्था से मूल अवस्था में लौट आता है, तो इस गुण को क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीयता। या ऐसे अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमण देखो, मूल अवस्था से मतलब जो इसकी पहले वाली अवस्था थी, उससे कौन सी अवस्था आई, नई अवस्था। अब नई अवस्था अगर वापस आ जाती है तो क्या बन जाती है, मूल अवस्था। तो मूल अवस्था नई में बदली और नई अवस्था वापस मूल अवस्था में बदली, ऐसा गुण क्या कहलाता है, उत्क्रमणीयता। और ध्यान रहे, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह है। इसका मतलब ये नई में बदल गई, और वापस आने का मतलब है नई वापस किस में। देखो
ये तो मूल से नई में बदल गई और नई वापस किस में आ गई, मूल। तो चिन्ह लग रहा ना वापस आने का, ये जाने का। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ये चिन्ह लगाना है। और जो भी क्रियाएं वापस नहीं आती है, मतलब जो क्रियाफल वापस क्रियाकारकों में चेंज नहीं होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, अनुत्क्रमणीयता। उसके लिए चिन्ह आपको सिर्फ ऐसे एरो का चिन्ह लगाना है। अगर क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से वापस क्रियाकारक बनता है, तो ये वाला चिन्ह, दोनों के बीच में उत्क्रमणीयता का चिन्ह। और अगर क्रियाकारक से उत्पाद बनता है लेकिन उत्पाद से वापस क्रियाकारक नहीं बनते हैं, तो आपको ये वाला चिन्ह लगाना है। ठीक है, समझ गए? ये वाला चिन्ह आपको यूज करना है। तो कितने पॉइंट पढ़ लिए हमने? 6 पॉइंट। 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं इस क्लास में। वैसे कम से कम 11 या 12 पॉइंट है। अब जो पॉइंट आएंगे ना वो बड़े बड़े आएंगे। पॉइंट नंबर 7 देखो, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान एवं वायुदाब को, तापमान एवं वायुदाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। मतलब ये तो क्रियाकारक, क्रियाकारक से क्या बना, क्रियाफल। क्रियाकारक से क्या बन रहा है, क्रियाफल। मतलब रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ठीक है। अभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान एवं वायुदाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। मान लो आपको किसी क्रियाकारक को बदलना है, किसमें, क्रियाकारक को बदलना है किसमें, क्रियाफल में। तो टाइम लगेगा। कुछ अभिक्रियाएं होती है जो फट से बदल जाती है, सेकंडों में ही, सेकंडों में ही क्रियाकारक से क्या बन जाते हैं, क्रियाफल बन जाते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें घंटों लग जाते हैं। जैसे आप ठंडे पानी में चीनी घोल रहे हो तो टाइम लगेगा उसमें, बहुत जल्दी नहीं घुल सकती हो। लेकिन अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया के वेग को हम बढ़ा सकते हैं 2 चीजों से, तापमान से। पानी जैसे मान लो एक तो बिल्कुल ठंडा दूध है, उसमें चीनी डाल के घोलोगे, या एक गर्म दूध में चीनी घोलोगे, पहले किस में घुलेगी, आपको पता लग गया होगा, गर्म दूध में घुलेगी, क्योंकि आपने तापमान बढ़ा दिया। और तापमान से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो तापमान और वायु दाब का भी फर्क पड़ता है किसके ऊपर, अभिक्रिया के ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनका तापमान निश्चित होता है कि ये अभिक्रिया इतने तापमान पर ही होगी, उससे कम ज़्यादा तापमान हुआ तो काम बिगड़ेगा। बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी भी है जो निश्चित वायु दाब पर होती है कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए। तो किसी अभिक्रिया में हम वो ताप और वो दाब कहाँ पर प्रदर्शित करें, तो पहले ही बता दिया, ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखना है। तापमान और वायु दाब मतलब वायु का लगने वाला दाब। मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल डाल के। जैसे मान लो एक रिएक्शन है N2 + H2 2NH3, नाइट्रोजन की भी क्रिया हाइड्रोजन से करवाई है तो अमोनिया बन गया। क्या बन गया, अमोनिया बन गया। तो ये अभिक्रिया ऐसे ही नहीं होगी, इसके लिए तापमान और इसके लिए वायुदाब फिक्स है। तापमान होता है इसके लिए 773 केल्विन और वायुदाब होता है 200 ATM। ATM वायुदाब की यूनिट है, मात्रक है, और केल्विन आप जानते हो तापमान का क्या होता है, मात्रक। तो कहने का मतलब ये है कि यह भी क्रिया मैंने इसलिए प्रदर्शित की है कि देखो ये दो तो क्रियाकारक, 2 क्रियाकारक से क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है या एक क्रियाफल बन रहा है। लेकिन जब तक आप इतना तापमान नहीं दोगे तो भी क्रिया पूरी नहीं होगी, इतना वायुदाब नहीं दोगे तो भी क्रिया पूरी नहीं होगी। ये भी क्रिया मेरा दिखाने का मतलब यही है कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वायुदाब और तापमान को तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखा जाता है। तापमान को ऊपर और वायुदाब को नीचे। ऐसा नहीं ये 773 आप प्लस लगा के इधर लिख दोगे, नहीं नहीं, तापमान और वायुदाब हमेशा तीर के निशान के
ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये हमने 7 पॉइंट पढ़ लिए, 4-5 पॉइंट और बच रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम चलेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।